हेलो दोस्तों। आज की कहानी है नकारात्मक बातों का कचरा। शिखा ने बाबूजी और माँ जी को नाश्ता दिया और टेबल पर बैठकर अनमोल की प्रतीक्षा करने लगी। ऑफिस का समय होता जा रहा है और अनमोल न जाने किससे बातें करने में लगे हुए हैं। शिखा ने 2-3 बार आवाज भी दी, लेकिन अनमोल तो बाहर वाले कमरे में फोन पर ही बातें करने में लगे थे। आखिर 10 मिनट बाद अनमोल नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आए। उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। किसका फोन था? बड़े खुश लग रहे हो। प्लेट में नाश्ता लगाते हुए शिखा ने पूछा। उर्मिला मौसी का। यहाँ अंदर नेटवर्क की प्रॉब्लम होने की वजह से आवाज कट रही थी, इसलिए बाहर जाकर बात कर रहा था, अनमोल ने जवाब दिया। क्या कह रही थी उर्मिला दीदी? मुझसे बात नहीं की उन्होंने? मनोरमा जी ने पूछा। 10 तारीख को आ रही है यहाँ, अनमोल ने उत्साह से बताया। क्या सचमुच? अरे वाह, कितना मजा आएगा। शिखा भी दुगुने उत्साह से भरकर बोली। बाबूजी भी खुश लग रहे थे। उर्मिला मौसी को वे माजी मनोरमा की नहीं बल्कि अपनी ही बहन मानते थे। शिखा का उत्साह देखकर माजी को जरा भी अच्छा नहीं लगा। वे मुंह बनाकर बोली, अपनी सास तो सुहाती नहीं और सास की बहन के आने की खबर सुनकर देखो चेहरा कैसा खिल गया। अपनों की भावनाओं का सम्मान नहीं और दूसरों की आवभगत करके अच्छा बनने का प्रपंच है। माजी का कटु स्वर सुनकर शिखा अंदर तक आहत हो गई। अनमोल और बाबूजी के सामने वह सासू माँ का अपमान करना नहीं चाहती थी, इसलिए हमेशा की तरह प्रकट रूप में सिर्फ इतना ही बोली। दूसरा कौन माजी? उर्मिला मौसी भी तो अपनी ही है। अनमोल नाश्ता करके लंच लेकर ऑफिस चले गए और शिखा माजी बाबूजी को चाय देकर अपना कप लेकर कमरे में आ गई। उसकी सास जबान की बहुत कड़वी थी। हमेशा सीधी बात का भी उल्टा मतलब निकालकर चुभती हुई बात कहना उनका स्वभाव ही था। शिखा को नाश्ते के समय कहीं उनकी बात रह रह कर दुखी कर रही थी। जब से ब्याह कर इस घर में आई थी तब से वह सास ससुर की माता पिता के समान सेवा कर रही है, लेकिन उस पर भी यह तोहमत कि घर वालों की भावनाओं की कदर नहीं है और बाहर वालों के सामने अच्छा बन रही है। 12 वर्ष की कर्तव्य परायणता और निष्ठा का ऐसा प्रतिफल। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मन में 12 वर्षों से जमा दर्द अब नासूर बनता जा रहा है। सास के ऐसे स्वभाव के कारण वह मन ही मन घुटती रहती है। वैसे गृहस्थी, दोनों बच्चों की पढ़ाई, नाते रिश्तेदार, कहाँ किस जगह थोड़ा बहुत तनाव नहीं होता। कभी मायके के रिश्तेदारों के बीच खटपट से तो कभी ससुराल में हुई बातों से। इन सब के बीच सास के ताने शिखा को अवसाद की स्थिति तक पहुंचा देते। अनमोल ऑफिस के काम में ही इतना व्यस्त रहते कि उन्हें रोज रोज ये बातें बताकर वह परेशान नहीं करना चाहती। बाहर वालों से या मायके वालों से सास की बातें करके वह अपने ही घर की इज्जत खराब नहीं करना चाहती, लेकिन इन सब का विपरीत असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ रहा था। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब वो कुंठित होकर अकेले में रोती ना हो, पर ना सास को पलटकर जवाब देने की जैसी धृष्टता कर पाती, ना उनकी बातों को ही भूल पाती। दोपहर के खाने के समय भी माजी का मुंह फुला ही था। बाबूजी बेचारे भी चुपचाप खाना खा रहे थे। उन्हें भी अब आदत हो गई थी, सो वे अधिकतर चुप ही रहते। उस पर भी माजी चिढ़ जाती कि उन्हें तो कोई परवाह ही नहीं है उनकी। 3 बजे जब दोनों बच्चे मोनू और स्वीटी स्कूल से लौटे तब उनकी धमा चौकड़ी से घर का माहौल बदला। अपने पोते पोती से तो माजी को भी बहुत प्यार था। दोनों उनकी आंखों के तारे थे। शिखा को बस यही एक सुकून था कि कम से कम सास उनके बच्चों पर तो जान छिड़कती है। रात में वह मौसी के बारे में सोचने लगी। कितना फर्क है दोनों सगी बहनों में। उर्मिला मौसी कितनी शौकीन, खाने कपड़े से लेकर पकाने खिलाने और हर बात में सुरुचिपूर्ण व सकारात्मक सोच का अविरल झरना हो जैसे। और उसकी सास? शिखा का मन कड़वा हो गया फिर से।
वह मन को दूसरी तरफ लगाकर सोने की कोशिश करने लगी। बहुत कम ही साथ रह पाई है वह मौसी के, लेकिन जितना भी रही है, घर परिवार के उत्सवों में उनके व्यक्तित्व की खूबियों से वह बहुत प्रभावित हुई है। मन में हर बार एक ही टीस उठती, काश मौसी उसकी सास होती तो जीवन और गृहस्थी दोनों ही कितने सुंदर होते। गृहस्थी में दिन भर सबसे अधिक पाला तो सास से ही पड़ता है ना। उसी रिश्ते में यदि समन्वय न हो तो जीवन बोझिल हो जाता है। शिखा मौसी के स्वागत में कुछ खास करना चाहती थी, लेकिन माँ जी की तरफ देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। सोचा मौसी के आ जाने के बाद ही विशेष व्यंजन बनाएगी। उनके सामने तो माँ जी भी कुछ नहीं बोल पाएगी। और वो दिन भी आ पहुंचा जब मौसी आने वाली थी। आज शिखा ने दुगनी गति से काम किया ताकि उनके आने के बाद चैन से बैठकर बातें कर सके। अनमोल जब उनको लेकर आए तो घर भर में उमंग की लहर दौड़ गई। यहाँ तक कि माँ जी भी खुश लग रही थी। चाय के चुस्कियों के बीच सफर और एक दूसरे के हालचाल लिए गए। कुछ इधर उधर की बातें हो रही थी। तब तक शिखा ने फटाफट बाकी काम निपटाकर मौसी का मनपसंद सूजी का हलवा बना दिया। जब सब खाना खाने बैठे तो हलवा देखते ही मौसी खुश हो गई। झट एक चम्मच मुंह में डालकर बोली, वाह मजा आ गया, कितना स्वादिष्ट। तुम्हें याद था कि मुझे हलवा पसंद है? शिखा प्रसन्न होकर कुछ कहने जा ही रही थी कि माजी मुंह बनाकर बोली, हाँ आपकी पसंद याद है इसे, लेकिन मेरी नहीं। हलवा मुझे भी बहुत पसंद है, पर मजाल है कि मेरे लिए कभी बनाया हो इसने। शिखा का चेहरा उतर गया। जाने कितनी बार हलवा बनाया होगा उसने, लेकिन आज तक तो कभी माजी ने कहा नहीं कि उन्हें पसंद है। तभी मौसी बोल पड़ी, जो चीज मन से पसंद होती है ना मनोरमा, तो देखते ही चेहरे पर खुशी छा जाती है, मुंह से अपने आप तारीफों के पुल बन जाते हैं। अब तुमने कभी कहा ही नहीं होगा बहू को कि वाह हलवा कितना स्वादिष्ट बना है, मुझे बहुत पसंद है। तो उसे कैसे पता चले? चलो अब आज खूब तारीफ करो हलवे की, तब देखना वह हर हफ्ते बनाया करेगी। मौसी ने माजी की चुटकी ली तो बाबूजी खांसने के बहाने मुंह दूसरी तरफ करके खुलकर मुस्कुराए और शिखा ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी, जबकि माजी बुरी तरह खिसिया गई। दोपहर में जब बच्चे घर आए तो मौसी के लाए उपहार पाकर और कहानियां सुनकर बहुत खुश हुए। शाम को सब घूमने गए और खाना भी बाहर खाकर आए। सुबह शिखा चाय नाश्ते की तैयारी करने रसोई में गई तो मौसी भी साथ आकर मदद करवाने लगी। अरे मौसी जी आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी, आप माँ जी के साथ बैठिए। शिखा संकोच से बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो दीदी? शिखा कर लेगी, घर पर तो रोज ही करती रहती हो, यहाँ तो जरा आराम से बैठो। तभी माजी भी आ गई। वह रसोई ही तो है जहाँ खाने के साथ मधुर रिश्ते भी पकते हैं हम महिलाओं के बीच। अब देखो मिलकर काम करने से काम फटाफट और आसानी से हो जाता है, साथ ही बातचीत होने से आत्मीयता भी बढ़ती है, प्रेम भी मजबूत होता है। आओ तुम भी यहाँ आ जाओ, एक पंथ और कई काज, तीनों साथ में बातें करते हैं और काम भी। लो यह आलू छीलकर काट दो, फिर सलाद बना देना। मौसी ने माजी की तरफ आलू और सलाद की सब्जियां बढ़ा दी। वे हक्की बक्की रह गई, लेकिन कोई बहाना न सूझने से चुपचाप काम करने लगी और बातचीत में शामिल हो गई, जबकि मौसी ने पूरे समय माहौल को खुशगवार बनाए रखा। मुझे आपसे कढ़ाई सीखनी है, बड़ा मन है एक चादर और तकिए के लिहाफ बनाने का, शिखा ने कहा। तो आज ही दोपहर को चलो चादर और धागे ले आते हैं, मौसी उत्साह से बोली। और बच्चों को खाना खिलाकर शिखा मौसी के साथ बाजार गई। दोनों ने खूब देख परख कर एक सुंदर सी चादर ली, कढ़ाई के धागे लिए। मुट्ठी भर धागों में भी कितने सुंदर रंग समाहित होते हैं अगर मन प्रसन्न हो तो। 2 दिन बाद दोपहर में शिखा मौसी के पास बैठकर चादर पर कढ़ाई सीख रही थी कि मौसी ने अचानक ही स्नेह से पूछा,
क्या बात है शिखा, पिछली बार से तेरी सेहत भी गिर गई है और तू बहुत परेशान घुटी घुटी भी लग रही है। सब ठीक है ना? बाकी सब तो ठीक है मौसी, पर माँ जी के स्वभाव से ही बहुत दुखी हो गई हूँ। देखिए ना, रोज ही कुछ न कुछ ऐसी बातें बोलती हैं कि शिखा की आंखें भर आई। हाँ, मुझे लगा ही था कि तुम मनोरमा की बातों को दिल से लगा लेती हो और उन्हीं को सोचकर अंदर ही अंदर घुटती रहती हो, मौसी गंभीरता से बोली। फिर अचानक ही पूछा, अच्छा ये बताओ, जब घर में कचरा फैल जाए तो तुम क्या करती हो? शिखा उनके इस प्रश्न से अचकचा गई, फिर बोली, झाड़ू से साफ कर देती हूँ। मौसी ने फिर पूछा, और साफ करके फेंकती कहाँ हो? डस्टबिन में, शिखा ने कहा। अच्छा, संभाल कर तो नहीं रखती ना? मौसी ने एक और अटपटा प्रश्न पूछा। नहीं, भला कचरा भी कोई संभाल कर रखता है क्या? शिखा को आश्चर्य हुआ उनके इस प्रश्न पर। तो मनोरमा जैसे लोगों की नकारात्मक बातों का कचरा क्यों संभाल कर रखती हो? ये मन, ये शरीर हमारा घर है। इसे स्वच्छ और स्वस्थ रखना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। लेकिन देख रही हूँ कि तुम पूरी तरह से इस कर्तव्य की अनदेखी कर रही हो और कचरे की दुर्गंध से अपने तन मन को रोगग्रस्त करती जा रही हो। मौसी ने टेबल पर रखी दवाइयों को देखते हुए कहा। शिखा के कढ़ाई करते हाथ रुक गए। तो क्या करूं मौसी, वे बड़ी हैं, उल्टा जवाब देने का मन नहीं करता और भूल भी नहीं पाती। तो मौसी ने सुई में धागा डालते हुए कहा, तो क्या सारा जीवन इस कचरे की दुर्गंध में विषाक्त कर लोगी? याद रखो, तुम्हारा मन और जीवन जैसे जैसे विषाक्त होता जाएगा, उसका असर अनमोल और बच्चों पर भी पड़ेगा। बेहतर है रोज का कचरा उसी समय साफ कर लिया जाए। तो इस समस्या का हल क्या है? शिखा उदास स्वर में बोली। तो मौसी बोली, डस्टबिन। डस्टबिन? मैं समझी नहीं। शिखा असमंजस में थी। हाँ, जैसे घर के कचरे को फेंकने के लिए हम डस्टबिन रखते हैं, वैसे ही मन को साफ रखने के लिए मन के एक कोने में एक डस्टबिन रखना चाहिए। लोगों के अपशब्दों, तानों, नकारात्मक टिप्पणियों के कचरे को मन में जमा करते जाने का कोई अर्थ नहीं है। जीवन अत्यंत बोझिल हो जाएगा। अच्छा है उसे तुरंत उठाकर उस डस्टबिन में डाल दिया जाए, मौसी ने समझाया। शिखा रुककर सोचने लगी, क्या सचमुच इससे तनाव कम हो जाएगा? उसके चेहरे पर उम्मीद की एक किरण झिलमिलाने लगी। बस यही, यह जो तेरे प्यारे से चेहरे पर अभी अभी एक आशापूर्ण उजाला, एक मुस्कुराहट आई थी ना, इसी झाड़ू से साफ करना। देखना, वो कचरा साफ होते ही तनाव, अवसाद, घुटन की दुर्गंध तुरंत गायब हो जाएगी। मौसी मुस्कुराते हुए बोल रही थी। जीवन में हर परिस्थिति और हर मनुष्य का स्वभाव हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता। तो कहाँ तक हम झगड़ते रहें या फिर अपना जीवन खराब करते रहें? तो हर एक व्यक्ति को अपने मन के एक कोने में डस्टबिन जरूर रखना चाहिए, ताकि अनवांछित बातों से छुटकारा पाया जा सके, ताकि रिश्ते भी सुगमता से चलते रहे और जीवन भी। अरे वाह मौसी, आपने तो क्या अद्भुत उपाय सुझाया है जीवन में शांति बनाए रखने का। शिखा खुलकर मुस्कुराई तो मौसी भी खुलकर हंस दी। तो बस फिर आज ही अपने मन के एक कोने में डस्टबिन रखो, कचरा उसमें फेंको और अच्छा साथ लेकर आगे बढ़ो। और अगली बार जब मैं यहाँ आऊँ तो ये दवाइयों का ढेर नहीं मिलना चाहिए और मुझे वही पुरानी हंसमुख प्यारी शिखा वापस मिलनी चाहिए। जरूर मौसी, शिखा ने स्नेह भरे आदर से कहा। 4 दिनों में ही शिखा का चेहरा खिल गया था। जब भी माँ जी कोई कड़वी बात करती, मौसी अर्थपूर्ण ढंग से शिखा की तरफ देखती और शिखा झट मुस्कुरा देती। अनमोल भी शिखा को पहले की तरह खुश देखकर प्रसन्न था। जब उर्मिला मौसी वापस घर जाने लगी तो शिखा ने उनके पैर छुए तो आशीर्वाद देते हुए मौसी बोली, अब मेरी इस हंसमुख तनाव रहित शिखा को कभी खोने मत देना और कचरा डस्टबिन में फेंकना मत भूलना। नहीं मौसी, कभी नहीं भूलूंगी।
अब तो डस्टबिन हमेशा के लिए रख लिया है। शिखा मुस्कुराते हुए बोली। कैसा कचरा, कैसा डस्टबिन, दोनों क्या बोल रही हो? माँ जी ने आश्चर्य से पूछा। कुछ नहीं, वो हम दोनों का आपस का सीक्रेट है, कहते हुए शिखा और मौसी खिलखिलाकर हंस दी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।